आज के शो में मैं आपको एक बहुत ही चर्चित केस के बारे में बताऊंगा और इस केस में अभी एक उसी से जुड़ा हुआ एक मामला है जो अभी कुछ ही दिन पहले जिसका निर्णय आया है। ये ADJ 7 गाजियाबाद की कोर्ट से आया और इसमें जो प्रमुख गवाह हैं उनके लिए जो उन्होंने कृत्य किया था, जहर देकर मारने की कोशिश की, उसमें एक फैसला आया है। उसके बारे में मैं सीधे आपकी वार्ता कराऊंगा कि किस प्रकार का ये फैसला आया, क्योंकि आज न्यूज़पेपर्स में सभी जगह ये प्रमुखता से छाया रहा मुद्दा। और इसमें अभी मैं जो प्रमुख गवाह हैं जिनको मारने की कोशिश की गई थी वो हैं अजय कटारा। अभी मैं उन्हीं से आपकी बात कराता हूँ, वो केस के बारे में बताएंगे क्या। उसके बाद फिर मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा आज आपको कि क्या केस था, किस प्रकार से एक मर्डर हुआ और उसमें कितनी शातिरपने से उसकी लाश को गायब किया गया। उसमें फिर उसके बाद में उसमें कुछ सबूत ऐसे हैं जो ऐसे छोड़ दिए गए जिन्हें लेकर वो पूरा केस वर्कआउट हो गया। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ सबूत अवश्य छोड़ जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पढ़ाया जाता है क्रिमिनोलॉजी में कि लोकार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें कुछ चीजें अपने साथ ले जाता है अपराधी उस घटनास्थल से और कुछ चीजें अपनी छोड़ जाता है। उन्हीं के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। और देखिए ये किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर इसमें सजा हुई और अंततः इसमें एपेक्स कोर्ट तक भी मामला गया, लेकिन कहीं से भी कोई छूट नहीं मिली। लेकिन इसमें सबसे अहम रोल था एक गवाह का। अभी मैंने पिछला एक एपिसोड बनाया था कि क्या एक बंदा काफी है। वास्तव में एक बंदा काफी है। अगर किसी केस को सजा दिलाने के लिए गवाह बिल्कुल स्थिर रहे, वो अपनी बात पे अड़िग रहे, किसी दबाव में ना आए, तो निश्चित रूप से सजा हो सकती है। आइए मैं लेकर चलता हूं अजय कटारा जी के पास। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। बताइए अजय कटारा जी, ये जो अभी ADJ 7 गाजियाबाद से जो फैसला आया है, ये क्या था ये केस? सर ये 2011 का मामला था। 2011 में 27/7/2007 को मेरी गवाही थी नीतीश कटारा हत्याकांड में। तो गवाही से कुछ दिन पहले इन्होंने षड्यंत्र रचा DP यादव ने अपने लोगों के साथ और मुझे इन्होंने जहर दिया। तो मुझे दो मेरे मित्र थे, वो हॉस्पिटल ले गए और वहां पर स्पष्ट था कि मुझे जहर दिया गया है। और इन्होंने वहां डॉक्टर को भी मैनेज करा और कुछ लोगों को मैनेज करा और वो रिपोर्ट को फूड पॉइजनिंग में बदलवाने का प्रयास किया। पर लेकिन पुलिस यहाँ की बहुत सख्ती से काम किया, SSP गाजियाबाद महोदय ने, और दूध का दूध पानी का पानी किया और उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ थाना साहिवाद में 18 जुलाई को। और 11 जुलाई की ये घटना है। 6 दिन लेट मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था और मैं घर पे इलाज करा रहा था। उसके बाद DP यादव ने इस केस को पलटने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि उसमें DP यादव बदायूं से विधायक था, उसकी पत्नी भी विधायक थी। तो सर उसमें ये नंदकिशोर गुर्जर जो वर्तमान में MLA हैं लोनी से, ये सलीम खान, मनोज शर्मा, अनुज शर्मा और मेरी पूर्व पत्नी तनु चौधरी और DP यादव, ये सभी लोग नेम्ड मुलजिम थे। और इसमें 4 एक्यूज गिरफ्तार हो गए थे। इसमें नंदकिशोर गुर्जर, जितेंद्र नागर, अनुज शर्मा, मनोज शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इनको हाई कोर्ट से बेल मिली थी और ये ट्रायल चलता रहा। वर्ष 2013 में DP यादव बाहर थे, इन्होंने अपना जो भी किया, तो ये 4 लोग इसमें ये बरी हो गए थे। उसके बाद में ये 3 लोगों के खिलाफ ट्रायल पेंडिंग था, DP यादव, तनु चौधरी, सलीम खान, जो फैसला अभी 2 दिन पहले आया है। और फैसला आने के बाद DP यादव ने बड़ी बेशर्मी के साथ जश्न मनाया है और जश्न के फोटो उसी के लोगों ने मुझे वायरल करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजे हैं, जिससे मुझे फोटो को देखकर बहुत आघात और कष्ट पहुंचा है कि मैं न्याय से वंचित रह गया। और वंचित सर मैं केवल इस वजह से रह गया हूं कि मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं और मेरा कोई जान पहचान नहीं थी कहीं भी, और मैं इसमें ज्यादा पैरवी नहीं कर पाया। और 2015 से मुझे DP यादव ने कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया,
क्योंकि जब मैं न्यायालय जाता था 50 गाड़ी 70 गाड़ी वहां पर न्यायालय के बाहर खड़ी होती थी कि अजय कटारा को कोर्ट में जाने नहीं देना है। मैं शासन प्रशासन से मदद करता था, गुहार लगाता था, मुझे सुरक्षा दे दीजिए, पर मुझे 1-2 बार केवल सुरक्षा दी गई है, बल्कि हर डेट पे मुझे सुरक्षा मिलती तो आज ये फैसला इस तरह का नहीं आता। बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, हर चीज का मजाक। लाइक आई रिमेम्बर मेरा छोटा वाला बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं उसने अपार्टमेंट लिया था अपने फ्रेंड्स के संग, तो उसके लिए कुछ सामान रख रही थी, सम डिशेज एंड स्टफ। सो आई रिमेम्बर नीतीश सिंह कि आप मम्मी ये साइड बोर्ड भी भेज दीजिए, क्योंकि आप तो सारा ही कुछ वहां भेज दे रही हैं। बट वैसे तो ये सब करता था, बट इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव था छोटे भाई के लिए। सो आई मीन लाइक छोटा ही था, ही वॉज ओनली 23, और मुझे लगता है कभी कभी कि शायद बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उसने ली हुई थी अपने ऊपर। और बट हर चीज हंसते हंसते मजाक करते करते, दैट इज द बेसिक थिंग। उसके दोस्त भी वही याद करते हैं कि हमारे सारे ग्रुप में से ही वॉज द वन जो कि ड्रिंक नहीं करता था, बट वो हर पार्टी का सेंटर होता था, फन होता था, जोक होता था। तो मेरे ख्याल से दैट इज इट, हिज स्माइल एंड दैट जॉय द वीवर जो उसमें था, वो आई रियली मिस। सेट में था तो लड़कियां आती जाती थी, इनफैक्ट हमेशा कहता था कि घर पे तो किसी लड़की को लाना नहीं चाहिए, क्योंकि मम्मी के संग गप्पे लगाने बैठ जाती है और मतलब फिर कोई फायदा नहीं, मैं तो मेरे लिए तो वे यूजलेस। बट भारती का ऐसा था कि उसने बताया था, मतलब आई डोंट गेस, क्योंकि वो बुकेज आते थे, वो बड़े ही होते जा रहे थे, और दिसंबर में उसने मुझे बताया था कि मम्मी मैं तो अभी शादी करने के लिए नहीं सोच रहा था, बट अब उसके फादर उसके लिए ढूंढ रहे हैं, तो बताना पड़ेगा। तो इसलिए तो मतलब हम एटलीस्ट वी शुड बी श्योर कि आपकी ब्लेसिंग्स होंगी। तो मुझे लगा कि मतलब मैंने हम लोगों ने एडवाइस किया उसको कि भाई अलग किस्म की फैमिली है, अभी भाई का ऐसा ऐसा हुआ है, केस था जैसे कल, तो यहाँ पर एडजस्ट कैसे करेगी। मैं तो कहती थी कि इतने सारे तो पैसे वो फूलों पे खर्च करती है कि तुम्हारी तो पूरी तनख्वाह बुकेज में ही जाएगी। तो नहीं मॉम ऐसा नहीं है, उसको पता है एंड ऑल दिस। तो इस तरह से ही टोल्ड मी दिस, और देन आई वाज सरप्राइज। मैंने कहा कि उनको तुम्हारे मतलब क्या परेशानी है तुम्हारे से, अगर वैसे तो हम चाहेंगे कि तुम अपने जैसे लड़की ढूंढो जो तुम्हारे घर में अच्छे से फिट हो सके, और फिर उनके परिवार में तुम। तो कहने लगा नहीं वो यहाँ आ रही है, मैं थोड़ी जा रहा हूँ। मगर ही तो उसने बताया था कि मम्मी एक तो वो अपनी कास्ट में शादी करते हैं, और दूसरी बात ये कि वो सोचते हैं कि सरकारी अफसर जो है वो भिखारी, ही सेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर पॉपर्स। तो ये दूसरी चीज थी कि मतलब वो बिल्कुल ऐसे रखते हैं अपने पेरोल पे। सो ये भारती का ये था कि उसने अब उसका हमेशा यही था कि मम्मी लड़की में आप बताइए क्या खराबी है। तो मुझे भारती में तो क्यों जितना मैं बहुत कम मिली थी, बिकॉज वो चाहता भी नहीं। तो आपने देख लिया होगा अजय कटारा जी के बयान से कि इनकी जो टक्कर थी वो बाहुबलियों से थी। बाहुबली भी ऐसे जिन्होंने न केवल अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया, बल्कि अपनी बेटी का एक अच्छा खासा जो करियर था उसको भी बर्बाद कर दिया। जो इनके बच्चे थे वे भी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, अच्छे कॉलेज में थे। कहानी शुरू होती है IMT गाजियाबाद से। यहां जब नए प्राइवेट कॉलेजों का दौर शुरू हुआ तो इसमें कांग्रेस नेता थे, उन्होंने एक कॉलेज बनाया गाजियाबाद में। पहले सरकारी कॉलेज हुआ करते थे केवल, और इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं काफी बड़े बड़े घरों के लोग। और इसमें जो नाम थे वो मैं अभी बताऊंगा, कुछ नाम थे जो वहाँ स्टूडेंट थे। उन्हीं में एक स्टूडेंट होती थी भारती यादव। बस उसका केवल इतना दोष था कि उसके पिता एक बाहुबली नेता थे, DP यादव, धर्मपाल यादव। उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश की, अच्छे कॉलेज में उसको भेजा, लेकिन एक गलती और कर गए। साथ ही अपने बेटे का भी एडमिशन वहां करा दिया, जिसमें जो उनका एक रिश्तेदार था विशाल यादव, उनका बेटा विकास यादव, वो भी उसी कॉलेज में जाने लगे। अब वहां आपस में जाहिर सी बात है दोस्ती हो जाती है, जो सहपाठी होते हैं, और उसमें जो अच्छे लोग होते हैं वो आपस में अच्छी मित्रता करते हैं। लेकिन उससे पहले ही एक केस में नाम आ चुका था विकास यादव का। आपने देखा होगा फेमस जैसिका लाल जो मर्डर हुआ था, उसमें मनु शर्मा के द्वारा यह कृत्य किया गया था। लेकिन जब गोली चलाई गई थी मनु शर्मा के द्वारा, तो उसके साथ एक और व्यक्ति साथ में था, वो था विकास यादव। यह केस चल रहा था, उसमें जमानत भी हुई थी, क्योंकि एविडेंस
टैंपर करने के लिए इन पर केस चला था। इसके बाद अब आ जाते हैं हम सीधे उस घटना के दिन जिस दिन ये एक क्रूर अनहोनी होती है। शादी थी शिवानी गौड़ की, एक मशहूर बिल्डर की बेटी थी। उनकी शादी में सभी ये दोस्त IMT के जो सहपाठी थे इनवाइटेड थे। वहां डांस चल रहा था, तो डांस में जो नीतीश कटारा हैं, इनकी जो क्लासमेट थी भारती सिंह लिखती थी या भारती यादव, वो भी डांस करने लगी दोस्तों के अनुरोध पर। इनके भाई और जो कजिन ब्रदर थे विकास यादव, विशाल यादव, उनको देखकर ये नागवार गुजरा। उनको नहीं पता था कि उससे पहले काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है। इसमें विकास यादव को ये तथ्य शायद नहीं जानकारी में आया था कि भारती सिंह और नीतीश कटारा आपस में मिलते जुलते हैं। वे जो बुके हैं एक्सचेंज करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं। जो बात अभी आप देखेंगे कि नीलम कटारा जी के बयान से पता चलेगी, अभी मैं दिखाऊंगा उसके भी विजुअल्स कुछ। तो वहां उनको नागवार गुजरा। उन्होंने एक शातिर क्रिमिनल जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था, इन्हीं का साथी, जो DP यादव गैंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता था, सुखदेव पहलवान, उसको बुला लिया। उन्होंने बहाने से नीतीश कटारा को शादी से ही बुलाया कि कुछ बात करनी है। उसके बाद ले जाकर उस बहाने से कि कुछ दूर चलते हैं, और उसको ये एहसास नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ही अच्छी फैमिली का था नीतीश कटारा। उसको PCDM वो कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसको जॉब भी मिल गई थी और रिलायंस में वो हेड था कनॉट प्लेस में। साथ ही उसने UPSC की भी तैयारी शुरू कर दी थी और उसने पहला अटेम्प्ट भी दिया था। एक अच्छे परिवार से था। उसकी माताजी वेल एजुकेटेड, उसके फादर भी एक सिविल सर्वेंट थे। तो ये इस प्रकार की जो बैकग्राउंड थी। लेकिन जो बदमाश है, माफिया होते हैं, वो शायद इन बातों से अनजान रहते हैं कि बच्चों की इच्छाएं क्या हैं। बच्चा जब पढ़ लिख जाता है, भारती एक वेल क्वालिफाइड लड़की थी और उसने सही निर्णय लिया होगा, वो देखती थी, और ऐसा कोई गलत उनका संबंध भी नहीं था। आपस में जैसे सहपाठियों में दोस्ती होती थी, इस प्रकार की दोस्ती हो गई थी। उसी को लेकर इनको ऐसा लगा कि ये शायद उनकी इज्जत पर एक धब्बा है, जबकि ऐसा परिवार शायद ढूंढने से भी उनको नहीं मिलता। अगर वो अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते तो संभवतः इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। लेकिन अनहोनी होनी थी और उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसकी हत्या कर दी जाए। तो सुखदेव पहलवान और विशाल यादव, विकास यादव ये साथ में ले गए और ले जाकर खुर्जा में, मामन गांव के पास जो खुर्जा कोतवाली में आता है, वहां उसकी हत्या कर दी और बॉडी को कुछ जला दिया। उसके एविडेंस टैंपर करने की कोशिश की। ये डेड बॉडी अगले दिन वहां इंस्पेक्टर CP सिंह द्वारा बरामद की जाती है, लेकिन अननोन डेड बॉडी थी क्योंकि इसके बारे में पता नहीं था। इधर तलाश शुरू होती है। मां नीलम कटारा अपने बेटे को तलाशती हैं कि वो वापस नहीं आए, पूछताछ करती हैं। तो शादी तक की बात तो कंफर्म होती है कि शादी में वो आए थे, लेकिन उसके बाद कहां गए उसके बारे में उनको नहीं पता चल पा रहा था। तब उन्होंने गुमशुदगी कविनगर गाजियाबाद में जाकर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई और साथ ही उन्होंने संदेह जाहिर किया कि विकास यादव और विशाल यादव का इसमें हाथ हो सकता है। जब डेड बॉडी, जैसे पुलिस कहीं अननोन डेड बॉडी आसपास के जिलों में मिलती है, किसी भी गुमशुदगी के लिए ढूंढती है, तो उसमें उन्होंने तलाश शुरू की। ये मामला उस समय के SSP श्री प्रशांत कुमार, उनके संज्ञान में आया। DIG थे श्री अरुण कुमार, उनके संज्ञान में आया। तो उन्होंने पूरी रेंज में इसकी तलाश कराई और वो डेड बॉडी कनेक्ट होती है नीतीश कटारा के रूप में। मां नीलम कटारा को जब वो डेड बॉडी दिखाई गई तो एक बार तो उन्होंने पहचानने में उनको भी बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि 2 दिन हो चुके थे और डेड बॉडी वो ऐसी थी। उनका कहना था कि वे अच्छे नए कपड़े पहनकर शादी के लिए निकला था, लेकिन जिस रूप में मैंने देखा मुझे लगा नहीं कि वह नीतीश कटारा की डेड बॉडी है। और मुझे ये बिल्कुल कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने अच्छे बच्चे की कोई हत्या भी कर सकता है, क्योंकि उसके बड़े अच्छे मधुर संबंध रहते थे अपने साथियों से, सभी से, और बहुत ही समझदार किस्म का लड़का था। उसके बाद
जब FIR में तब्दील हुई ये पूरी घटना, उसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास शुरू किए, दबाव बनाया। जब देखा कि इसमें एक बाहुबली नेता का नाम आ रहा है, उसके बच्चों का नाम आ रहा है, तो उसमें पुलिस ने और ज़्यादा इसमें सख्ती की। और पुलिस की सख्ती का परिणाम हुआ कि मैसेज मिलता है GRP के थाना डबरा मध्य प्रदेश से कि आपका यहाँ एक केस हुआ है, उसके मुलजिम हमारे यहाँ कारतूस के साथ गिरफ्तार हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से गिरफ्तारी की गई होगी। संभवतः उन्होंने यहाँ अरेस्ट से बचने के लिए, ताकि पुलिस कोई रिकवरी ना करे, उन्होंने वहां जाकर संभवतः स्वयं ही गिरफ्तारी दी होगी और इसमें एक केस ऐसा बना लिया कि केवल 2 कारतूस उनसे बरामद हुए हैं। लेकिन बहरहाल उसे पुलिस वहां से लेकर आई। जिस समय पुलिस वहां से ला रही थी तो आगे पीछे वकीलों का वेश धारण करके बहुत बड़ी संख्या में लोग गाड़ी से उस IO का और बाकी टीम का पीछा करने लगे। लेकिन पुलिस उनको यहां पर सकुशल लेकर आई, उनसे पूछताछ हुई और नीलम कटारा जी का कहना है कि उसमें उन्होंने पुलिस के सामने कन्फेशन भी किया था आगरा में आकर कि उन्होंने ही हत्या की है। उसके बाद कुछ रिकवरीज हुई, जो नीतीश कटारा का पेन आदि, घड़ी, बाकी चीजें बरामद हुई थी, उससे कनेक्ट की गई। और फिर इस केस को लेकर इतनी ज्यादा काफी मीडियाबाजी हुई क्योंकि पता चला कि यह मामला ऑनर किलिंग का है और ऑनर किलिंग एक नेता के द्वारा की गई है, उसके बच्चों के द्वारा की गई है। तो इसमें जब यह मामला बिल्कुल क्लियर हो गया, उसके बाद इसमें दबाव बनने लगा और नीलम कटारा जी को यह आभास हुआ कि मुझे उत्तर प्रदेश में संभवतः इसलिए न्याय नहीं मिल पाएगा कि यहां दबाव बहुत बनेगा, क्योंकि वो यहीं पर पॉलिटिक्स करते हैं। नीलम कटारा ने उसके बाद ये अपना मामला हाई कोर्ट ले गए और वहां से उन्होंने ये आदेश कराया कि मामले की सुनवाई दिल्ली में होनी चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में वो जॉब भी करती थी, उनके अपनी नौकरी भी करनी थी और पैरवी भी करनी थी। और साथ ही उनको ये भी संदेह था कि यह बाहुबली वहां पर केस की प्रगति को अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं केस को एडवर्सली। गवाहों को डराए धमकाने का दौर शुरू हो गया और इसमें बहुत सारे गवाह टूट गए। लेकिन अगर नहीं टूटे तो इसमें नीतीश कटारा की मां श्रीमती नीलम कटारा और साथ ही एक गवाह जो कि नाम कटारा अवश्य है, लेकिन वे इनसे जुड़े हुए नहीं थे, इनके रिश्तेदार नहीं थे, श्री अजय कटारा, उन्होंने गवाही दी और बाद में इसी गवाही के आधार पर इसमें सजा हुई। केस पटियाला कोर्ट को ट्रांसफर हो गया था, वहां पर इसमें पूरी जिरह हुई, बड़े बड़े वकील लगाए गए, नामचीन वकीलों को इसमें चुना गया उनके द्वारा, क्योंकि अपराधी काफी सशक्त परिवार के थे। और उसके बाद भी लेकिन उसमें सजा हुई, वो हाई कोर्ट गए और इसमें सजा भी, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ और यह भी कर दिया कि 25 साल से पहले कोई रेमिशन, पैरोल कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद यह मामला हाई कोर्ट में अभियुक्त गण द्वारा ले जाया गया, लेकिन वहां से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां केवल मात्र इतना रिलीफ मिल गया कि जो 201 जो एविडेंस टेम्पर करने के लिए सजा 5 साल की अलग से दी गई थी, तो ये उनको रिलीफ मिल गया कि वह साथ चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। तो इस प्रकार से इस केस में जो शातिर अपराधी थे उनको सजा मिली और गवाहों को डराने धमकाने का परिणाम ये हुआ कि गवाहों को फिर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के द्वारा सुरक्षा दी गई, लेकिन उसके साथ साथ उस पर बहुत सारे केसों में फंसाने का गवाह को प्रयास किया गया। आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, आज भी देखेंगे कि उनको तरह तरह के मामले में फंसाने की कोशिश की। कभी रेप का मुकदमा लिखाया जाए, कभी गवाहों से उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट कराई जाए, उनके परिवार को तोड़ दिया गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी इसमें समस्याएं आई। अब मैं अजय कटारा जी से एक बार फिर मुखातिब होऊंगा और आपको मैं सुनवाता हूं कि किस प्रकार से इस केस का ट्रायल चला और क्या क्या समस्याएं आई और क्या असलियत क्या है, क्योंकि अब तो ये केस पूरा डिसाइड हो चुका है और इसमें और जो हमारे दर्शक हैं वो इससे सीख ले सकते हैं कि अपराधी चाहे कितना बड़ा हो, वो किस प्रकार से किसी भी केस को एक साधारण व्यक्ति भी अंजाम तक पहुंचा सकता है, सजा दिला सकता है। तो आइए फिर से एक बार मैं अजय कटारा के पास आपको लेकर चलता हूं। He was my
रियल सपोर्ट एंड शी इज लॉयर ऑफ कोर्स। और फिर मतलब यू नो दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट कि अगर हस्बैंड को अटेंड करो तो मुझे लगता था कि केस नेग्लेक्ट हो रहा है, कोर्ट में जाऊं तो आई यूज्ड टू बी वरीड कि वहां क्या रहा है। प्लस काम भी कर रही थी, जॉब भी कर रही थी, और लोग कहते थे छोड़ दो उसको, तो इतना स्ट्रेस था बिकॉज आई कुड सी कि मतलब एक्सपेंसेस सडनली कुछ पता ही नहीं था। क्योंकि जैसा मैंने मतलब मैं बिल्कुल पति मेरे सब कुछ मैनेज करते थे, मैं काम करती थी, घर आती थी, बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाती थी, एज टू हैव फन। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी सैलरी क्या आती है, बाकी तो भूल जाए। वो वेरी सीरियस, ये नहीं था कि आज इससे कल उससे। तो जब हुई दोस्ती तो फ्रेंड्स की मदर्स को भी ले जाता था, मुझे पता भी नहीं होता था कि को वृंदावन जाना है या कहीं, तो हम बोलते थे कि नहीं ये क्यों कहेंगे, नहीं हमारा बेटा चलाता है, तो हम लोग घबराहट होती है। नीतीश अगर तेज भी चलाता है तो इतने कॉन्फिडेंस से चलाता है कि हम लोग आराम से बैठ के जाते। तो वो इस तरह का था कि वो जिसके संग होता था, लड़कियां उसके संग जो पढ़ती थी वो कहती थी कि तुम्हारा नाम लेके हम लोग पता नहीं, कोई आदमी लड़ सकता है न्याय के लिए इस देश में, हर आदमी तो ऐसा पागलपन से नहीं लड़ेगा। पेट में था तो लड़कियां आती जाती थी, इनफैक्ट हमेशा कहता था कि घर पे तो किसी लड़की को लाना नहीं चाहिए क्योंकि मम्मी के संग गप्पे लगाने बैठ जाती है और तब फिर कोई फायदा नहीं, मैं तो मेरे लिए तो वे यूजलेस। बट भारती का ऐसा था कि उसने बताया था, मतलब आई कुड गेस, क्योंकि वो बुकेज आते थे, वो बड़े ही होते जा रहे थे। और दिसंबर में उसने मुझे बताया था कि मम्मी मैं तो अभी शादी करने के लिए नहीं सोच रहा था, बट अब उसके फादर उसके लिए ढूंढ रहे हैं तो बताना पड़ेगा। तो इसलिए तो मतलब हम एटलीस्ट वी शुड बी श्योर कि आपकी ब्लेसिंग्स होंगी। तो मुझे लगा कि मतलब मैंने हम लोगों ने एडवाइस किया उसको कि भाई अलग किस्म की फैमिली है, अभी भाई का ऐसा ऐसा हुआ है, केस था जैसे कल, तो यहाँ पर एडजस्ट कैसे करेगी। मैं तो कहती थी कि इतने सारे तो पैसे वो फूलों पे खर्च करती है कि तुम्हारी तो पूरी तनख्वाह बुकेज में ही जाएगी। तो नहीं मॉम ऐसा नहीं है, उसको पता है एंड ऑल दिस। तो इस तरह से ही टोल्ड मी दिस। और देन आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा कि उनको तुम्हारा मतलब क्या परेशानी है तुम्हारे से, अगर वैसे तो हम चाहेंगे कि तुम अपने जैसे लड़की ढूंढो जो तुम्हारे घर में अच्छे से फिट हो सके, और फिर उनके परिवार में तुम, तो कहने लगा नहीं वो यहाँ आ रही है मैं थोड़ी जा रहा हूँ। मगर ही तो उसने बताया था कि मम्मी एक तो वो अपनी कास्ट में शादी करते हैं, और दूसरी बात ये कि वो सोचते हैं कि सरकारी अफसर जो है वो भिखारी, ही सेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर पॉपर्स। तो ये दूसरी चीज थी कि मतलब वो बिल्कुल ऐसे रखते हैं अपने पैरों ही खतरे में नजर आने लगा कि मेरे पास और तो कोई पार्टी नहीं थी। बीएसपी में छोड़ चुका था, समाजवादी में आ चुका था, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरी सीट पे जाके नॉमिनेशन कर दिया। खैर पता है, ये तो गीता में हमने पढ़ा है, अगर आपको कोई आपके घर में ही ललकारने आ जाए तो आपके सामने चारा क्या है, फिर तो महाभारत होना ही रोड पे ही। मैं जब सुबह वहां गया तो मैंने 2 नए लड़कों को और खादी का कुर्ता पजामा पहने खड़े हुए देखा। तो मैंने सोचा यहाँ इस इलाके के लोग तो हैं नहीं, तो मैंने कहा भाई आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं। तो दूसरे ने कहा कि अच्छा आप जानते नहीं हो, ये मुख्यमंत्री जी के भतीजे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं तो नहीं जानता, पर तुम तो जानते हो मुझको, मैं डीपी यादव। तुम यहाँ के वोटर भी नहीं हो, तुम यहाँ के उम्मीदवार भी नहीं हो, वोटिंग का दिन है, तुम यहाँ कैसे हो। दादाजी इस केस के बारे में बताइए, जो मूल केस था इसमें क्यों ये नीतीश कटारिया की हत्या क्यों कर दी। साहब ऐसा था कि नीतीश कटारा को ये डीपी यादव के लोग और डीपी यादव का बेटा और इसका जो भांजा है विशाल यादव, ये समझते थे कि ये ब्राह्मण नहीं है, गुजर है। तो गुजरों से डीपी यादव की पुरानी रंजिश चली आ रही थी। एक वजह तो ये है, और दूसरा कास्ट डिफरेंस था। ये अपनी कास्ट में शादी करना चाहते थे और अदर कास्ट में शादी नहीं करना चाहते थे, और इनको ये आभास हो गया था पूरा कि भारती यादव नीतीश कटारा का अफेयर बहुत गहरा है, और भारती यादव भी अपनी जिद पे अड़ी हुई थी कि मैं शादी करूंगी तो नीतीश कटारा से ही करूंगी, बाकी दूसरी जगह मैं शादी नहीं करूंगी। ये मुझे गवाही देने के बाद पता लगा कि इनका क्या रिलेशन है। मैं तो डीपी यादव को कोई छोटा मोटा सा एक गुंडा समझता था कि छोटा मोटा कोई गुंडा है। जब मैंने गवाही दी तब मुझे डीपी यादव का विकराल रूप, बहुत बड़ा माफिया डॉन, सरगना, ये शब्द मैंने कभी सुने भी नहीं थे। मैंने तो मैं 2002 से पहले कभी थाने भी नहीं गया था। मैं तो किसी मतलब पुलिस वाले को भी नहीं जानता था, किसी को मेरा तो कोई जान पहचान ही नहीं थी। तो मुझे तो बाद में पता चला कि डीपी यादव तो बहुत बड़ा नेता है जिसके बेटे के खिलाफ मैंने गवाही दी है।
क्योंकि डीपी यादव ने गवाही देने के बाद जब मुझ पर अत्याचार किए, कई नेताओं के से मुझे धमक पाया कि गवाही को वापस ले ले, एफिडेविट लगा दे, तो मुझ पे बहुत बलशाली नेताओं के कॉल भी आए, फोन भी आए और मुझे धमकाया भी गया। एक तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो अब दुनिया में नहीं है, उनका फोन आया कि तुम्हारा पूरे परिवार खानदान डीपी यादव मरवा देगा, पार्लियामेंट में बैठ जाएगा, वो एमपी है, अभी भी मान जाओ। एक हरियाणा का बहुत बड़ा लीडर था, उसका फोन आया। एक बिहार का बहुत बड़ा लीडर था, सब सेम जाति का, डीपी यादव के घर आना जाना था उस आदमी का। तो मुझे अखबारों में पढ़ता था कि आज फलाने यादव जी डीपी यादव के घर पे आए हैं। तो वो भी जो है इस केस को हैंडल कर रहे थे, किसी तरह अजय कटारा को तोड़े जिससे कि डीपी यादव के बच्चे छूट जाएं। और डीपी यादव भी मुझे पैसे का लालच देता था, करोड़ों रुपए ऑफर देता था, और गवाही से पहले भी दी ऑफर, मुझे गवाही के बाद भी दी काफी ऑफर, और अभी भी देता है ऑफर, जिससे कि पैरोल हो जाए लड़के की, फरलो मिल जाए कैसे ही। तो लेकिन सर मैं न्यायप्रिय व्यक्ति हूँ, न्याय में भगवान पर न्यायपालिका भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूँ और न्याय को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे न्याय से बहुत प्रेम है, तो मैं तो अभी तक टूटा नहीं हूँ, आगे भगवान की मर्जी है। अभी जो फैसला जो डीपी का जो आया है, इससे मैं थोड़ा बहुत आहत इसलिए हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ और इसलिए मैं इस केस को हैंडल नहीं कर पाया, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं रोज रोज वकीलों की फीस दूं। मैं लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ। डीपी यादव ने मेरे ऊपर करीब 1.5-2 दर्जन मुकदमे झूठे लादे हैं, और वो मुकदमे आज तक किसी मुकदमे में मेरे खिलाफ चार्जशीट नहीं लगा पाया है। वो सारे ही मुकदमे झूठे पाए गए, सभी एफआर किए हैं, फाइल रिपोर्ट लगी है, और मेरे ऊपर 9 बार अटेम्प्ट डीपी यादव ने कराए हैं, जिसमें एक ट्रायल में ये डीपी यादव परसों बरी हुआ है, और जिसका ये जश्न मनाकर पूरे देश के लोगों को चिढ़ा रहा है कि ये देखो मैं कितना बड़ा बाहुबली हूं, मैं न्यायपालिका से भी जीत गया, मैं न्यायपालिका को भी धोखा दे दिया। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा पब्लिक के लिए, जनता के लिए, न्याय के लिए, मतलब ये बहुत गलत बात है कि इतना बड़ा बड़ा माफिया खुला घूम रहा है और न्याय को जो है ठेंगा दिखा रहा है। तो इसके खिलाफ एक केस बनता है, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये वह स्थान जहां डेड बॉडी बरामद हुई थी। ये है नहर का किनारा जहां डेड बॉडी को डाल दिया गया था और उसको विकृत कर दिया था। तो अभी आपको सुरक्षा के बारे में क्या स्थिति है? सर मेरे को 2002 में 2 आदमी मिले थे, फिर 2004 में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो मेरे 2 आदमी और बढ़ाए गए। फिर बीच में 2007 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी मायावती जी सीएम बनी तो उन्होंने गोपनीय 50-60 अपने LIU के अफसर लगाए, उससे मेरी जांच कराई। तो सारे अफसरों ने, जो वर्तमान में जो DGP साहब हैं हमारे विजय कुमार साहब, DIG मेरठ साहब थे, इन्होंने खुद कोर्ट में कहा है कि अजय कटारा को आजीवन खतरा है डीपी यादव से। तो मेरे 5 आदमी और बढ़ाए गए, तो कुल मिला के मेरे पास 11 लोग हो गए थे गाजियाबाद के। फिर डीपी यादव ने कुछ डीपी यादव के लोग भी पुलिस में जान पहचान के हैं और कुछ रिश्तेदार भी है, उन्होंने षड्यंत्र करके मेरे करीब 7 लोग अब तक कम करा दिए हैं। अब केवल मेरे मात्र 2 लोग हैं मेरे पास, और 2 लोगों के से मैं असुरक्षित हूँ। ये मेरी सुरक्षा का खिलवाड़ डीपी यादव कर रहा है और मेरा किसी भी पल कहीं भी कभी भी हत्या करा सकता है। अभी 2 गनर के साथ ताजा उदाहरण है, विवेक पाल सिंह जो गवाह थे प्रयागराज में, उनकी हत्या कर दी गई, उनके गनर की भी हत्या कर दी गई। पर लेकिन मैं नहीं ये चाहूंगा कि मेरे गनर की कोई हत्या करे, भले ही मेरी हत्या हो जाए पर लेकिन मेरे गनर अपने जीवित रहे और मैं भले ही मर जाऊं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 2 सिक्योरिटी गार्ड अपर्याप्त हैं, और मुझे सरकार से उम्मीद है कि मेरी आज की न्यूज कहीं अगर कोई अधिकारी देखता है तो मुझे सुरक्षा मेरी बढ़ाई जाए, क्योंकि डीपी यादव कल के फैसले से उसके हौसले बहुत बुलंद हो गए हैं और वो डांस कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है और लोगों से कह रहा है कि मैं अजय कटारा को किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने बेटे की गवाही का बदला जरूर लूंगा। और इसने मुझे फोन पे ही बोला है एक बार, अभी 2-3 महीने पहले, कि तू कितना भी बच ले, कितना भी पुलिस सुरक्षा ले ले, कितना भी पुलिस सुरक्षा ले ले, तुझे मैं मारूंगा जरूर। सुप्रीम कोर्ट ने आज सजा का ऐलान कर दिया।
दोनों दोषियों को 25-25 साल की सजा सुनाई गई। नीतीश कटारा हत्याकांड में हाईकोर्ट ने विकास और विशाल यादव को 25-25 साल कैद की सजा सुनाई थी। Dev Pahalwan to also continue to stay in jail for a conviction of 14 years in jail. That has not happened. इंप्रेशन देती थी कि उनको अपना माहौल पसंद नहीं है और शायद नहीं पसंद होगा क्योंकि वो दूसरी तरह का उसका एजुकेशन हो गया था। और हम लोग का फैमिली एनवायरनमेंट उसको बहुत, जो हम लोग बहुत मामूली चीज समझते हैं कि हम में से किसी का जन्मदिन है तो सब लोग चलो चारों लोग मिलकर कहीं बाहर खाना खाने चले गए, या 2 दिन की छुट्टी हुई तो घूम आए, गाड़ी में बैठे सामान डाला और कॉर्बेट पार्क हो जाए। तो ये वो कहती थी कि हमें नहीं याद है, हमारे पास बेहद पैसा होता है, हम जितने लोगों को चाहे जिस 5 स्टार में ले जाके खिला लें, बट इधर हमें नहीं याद है कि हमारे फादर हम 5 को कभी कहीं चाट भी खिलाने ले गए हों। तो ये हम लोग समझते नहीं, हमारी मिडिल क्लास फैमिली के छोटे छोटे वो होते, हम देखते अरे फलाना वहां जा रहा है। तो ये चीज उसकी थी। और वो नीतीश ये कहते थे कि वो निकलना चाहती है, उसको माहौल नहीं पसंद है, वो भारती यादव नहीं लिखती है, कॉलेज में भारती सिंह लिखती है। तो आप क्यों उसको वहां से नहीं निकल, मतलब उसका लगातार ये था कि मम्मी सब ऐप होगा, सब में होगा, मगर इतना तो हमें मालूम नहीं था। हमको लगता था पॉलिटिशियन है, करप्ट है। विकास यादव के बारे में सुना था कि भाई वो जसिका लाल में इन्वॉल्व है, मगर वो कहता था कि उसमें तो कोई खराबी नहीं है, एंड इफ शी वांट्स अ चांस टू गेट आउट। तो अभी जो न्यायिक जो फैसला आया है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, मैं माननीय अदालत का, जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूं। जितना भगवान को मानता हूं उतना ही उनको मानता हूं, क्योंकि जुडिशरी की वजह से ही आज मैं जीवित बैठा हूं, आपके सामने अपना बयान दे रहा हूं और कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अगर डीपी यादव ये मानता है कि मैं कल बरी हो गया हूं, तो ये जो गवाह टूट गए हैं, जो केस की इन्वेस्टिगेशन में जो कमी रह गई है पुलिस की वजह से, प्रशासन की वजह से, जिसकी वजह से ये छूट गया है, पर लेकिन ये यहाँ की अदालत से तो छूट गया, पर लेकिन सर मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, ये भगवान की अदालत से नहीं बच पाएगा। वहां से इसको जरूर सजा मिलेगी और मिल भी रही है, क्योंकि 22 साल से इसका बेटा जेल में सड़ रहा है। इसको बिल्कुल भगवान का डर ही नहीं है सर, इसको न्यायपालिका से डर ही नहीं है। ये न्यायपालिका को खिलौना समझता है। इसको तो ऊपर वाला जरूर सजा देगा और दी भी है इसको। और सर इसको अभी ये 5.5-6 साल जेल में रहा है। इसको 2015 में कन्विक्शन हुआ था और 2021 में ये छूट के आया है। और ये कन्विक्ट जो है, अगर महेंद्र भाटी हत्याकांड में अगर हो जाता, 92 में इसने मर्डर किया था उनका, और 2015 में कन्विक्ट हुआ, काश ये 2093, 94, 95 में भी हो जाता जल्दी, तो नहीं एमएलए एमपी कुछ नहीं बन पाता, इसका साम्राज्य इतना कभी नहीं बड़ा हो पाता जो आज इसका कई लाख करोड़ का हो गया है। ये सब इसने अपराध की जो सीढ़ियां चढ़ी हैं, अपहरण, लूट, डकैती, फिरौती, मर्डर, भू माफिया, भू कब्जाना, मकान कब्जाना, फैक्ट्री कब्जाना, जो लोगों के साथ अत्याचार किया है, ये सारा ये इतना नहीं कर पाता अगर इसको पहले ही सजा हो जाती। चलिए, बहुत सही दुरुस्त फरमाया आपने कि यहाँ की अदालत से छूट गया, लेकिन ऊपर की अदालत से शायद ही बच पाए। ऊपर वाले की हमेशा निगाह रहती है, वह इंसाफ जरूर करेगा। इस तरह के जो केसेस होते हैं उनसे क्या सबक मिलता है? तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें प्रोग्रेसिव होना आवश्यक है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना आवश्यक है, लेकिन कुछ फैसले बच्चों के विवेक पर छोड़ देने चाहिए। जब बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। दूसरा, हमेशा अपना जो परिवार का माहौल है उसको आपराधिक मामलों से दूर रखना चाहिए। डीपी यादव ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई, अच्छे कॉलेज में भेजा, उनको अच्छी कंपनी मिली, लेकिन साथ ही उनको सुखदेव पहलवान जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की भी कंपनी मिलती रही। और यही लोग ऐसे होते हैं कि जो एक अच्छे रास्ते पर चलने वाले छात्रों को भी बरगला देते हैं। लोगों को लगता है कि शायद अपराध करके हम बच जाएंगे, और ठीक यही नीतीश कटारा हत्याकांड में हुआ। इन्होंने बड़े सफाई से उसको ले जाकर वहां पर मार दिया और उनको लगा कि शायद उसकी लाश भी बरामद नहीं होगी। बाद में
इसमें कई गवाहों ने बताया कि डीपी यादव ने अपने बेटे और इनसे कहा था कि तुमने गलत तरीके से इसकी हत्या कर दी है, मैं होता तो इसको डुबो कर मार देता, लाश भी नहीं मिलती। तो इस तरह का अगर माहौल दिया जाएगा बच्चों को तो निश्चित रूप से वो अपराध की राह पर चलेंगे। लेकिन यहाँ जो न्यायिक हमारी व्यवस्था है उसमें कहीं बचने की गुंजाइश नहीं है अगर हमारे गवाह, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और जितने भी सबूत हैं उनको सही तरीके से एकत्र कर और फिर कोर्ट के सामने रखा जाए। यही इस केस में हुआ। आपने देखा कि इसमें सजा मिली और उसके बाद जितने भी एपेलेट कोर्ट हैं, रिवीजन कोर्ट हैं, कहीं भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। तो आप देखेंगे इसी प्रकार की जो स्टोरीज हैं, जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं, जो हमारे सर्विस के दौरान जो हमने देखे हैं कि कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिनको काफ़ी मीडिया पब्लिसिटी मिली है। ऐसे केसेस को मैं लगातार आपके सामने लाता रहूँगा। आपके जो प्रश्न होंगे कृपया कमेंट बॉक्स पर लिखें और आपको कैसा लगा ये एपिसोड, इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूँगा। अगले एपिसोड तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।